हेलो एवरीवन, आज हम टैक्सेशन लॉ का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है CIT वर्सेस शीतल दास तीरथ दास। ये 1961 का केस है। इस केस को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट है जो समझना ज़रूरी है, एप्लीकेशन और इनकम और डिवर्जन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम डिवर्जन ऑफ इनकम को समझेंगे। डिवर्जन ऑफ इनकम में आप एक चीज़ बहुत ही ब्रीफ में ये ध्यान रख सकते हैं कि जब कोई सैलरी आपको डायरेक्ट मिलती है, एक तो आपको सैलरी डायरेक्ट मिलती है, एक जो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको जो आपकी इनकम है वो डायरेक्ट नहीं मिलती। ये यहाँ पे जो SSC है उसको अपनी इनकम जो है पहले वर्च्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। यानी कि जैसे कि जो पूरा अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, इसमें से 2000 किसी और के हैं, यानी कि ओवरराइडिंग टाइटल है इस पर्सन का जिसके 2000 रुपीज़ हैं। तो जब वो 2000 रुपीज़ चले जाएंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा मेरी इनकम का। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जो पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा यानी कि 2000 रुपीज़, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो डिवर्जन ऑफ इनकम में क्या होता है कि ये जब SSC के पास पहुंचती है तो जितना जो अमाउंट होता है वो डिवर्ट हो चुका होता है, डिवर्जन में जा चुका होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे कि A और B जो है यहाँ पे वो एक क्या करते हैं, आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन, एक आर्टिकल लिखते हैं पब्लिकेशन के लिए, और उसमें ये होता है कि ये दोनों मिलके ये काम करेंगे। A इसमें जो है वो क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ये जो इनका एग्रीमेंट होता है इसमें बात करता है कि ये दोनों मिल के करेंगे और इनको अमाउंट जो है मान लीजिए वो 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 मिल रहा है और उसमें ये इनकी डील होती है कि 5,000 A के होंगे, 5,000 B के होंगे। तो जब पूरा ये क्या होता है, सब कुछ हो जाता है, तो एंड में जब पेमेंट A को मिलती है तो उसमें जो 10,000 रुपीज़ हैं, उसमें जो 10,000 रुपीज़ हैं उस A को उस पे पूरा टैक्स नहीं देना, क्योंकि उस 10,000 रुपीज़ में जो B का है वो ओवरराइडिंग टाइटल है, 5,000 रुपये B के हैं, और उसके बाद 5,000 रुपये B को देने के बाद जो 5,000 रुपये बचेंगे वो 5,000 रुपये उनका टाइटल जो है वो A के पास होगा, यानी A की सैलरी यहाँ पे 5,000 होगी। तो जो A को टैक्स पे करना होगा वो 5,000 पे करना होगा। इसके बिल्कुल ही अपोजिट जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम में क्या होता है कि आपके पास पहले इनकम जाती है, इनकम की रिसीप्ट आपके पास आ जाती है, उसके बाद आप उस इनकम में से कुछ पार्ट किसी को देते हो या आप किसी को गिफ्ट देते हो, कुछ भी करते हो। तो यहाँ पे इसमें जो इनकम है, यहाँ पे आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और वो भी आपकी ऑब्लिगेशन तब बनती है जब आपके पास आपकी इनकम आ जाती है और यहाँ पे पूरी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम के रिगार्डिंग एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक जो हस्बैंड वाइफ जो है, उसमें हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना है या अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना है, वाइफ को देना है बच्चों के लिए भी। तो ऐसे केस में हस्बैंड जो है वो क्या करेगा, वो जहाँ पे भी जॉब कर रहा है उसके वहाँ से जो सैलरी मिलेगी उस सैलरी में से ही वो कुछ पार्ट अपनी वाइफ को एज ए मेंटेनेंस देगा। तो ऐसे केस में मान लो एक पर्सन है A, उसको यहाँ पे 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 50,000 रुपये में से वो 20,000 अपनी वाइफ को दे रहा है, 30,000 अपनी वाइफ को दे रहा है। तो टैक्स यहाँ पे 50,000 पर देगा, क्योंकि 50,000 का टाइटल जब उसके पास आ रहा है सैलरी का, तो उसमें से ही वो अपनी वाइफ को दे रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि पहले मैं अपनी वाइफ को जितना दे दूंगा उसके बाद बची इनकम पर यहाँ पर वो टैक्स देगा, तो ऐसे नहीं होगा। ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम होती है। तो इस केस के फैक्ट भी कुछ इसी तरह हैं। तो यहाँ पे इस केस के जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हम ये दो केसेस को भी देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस केस के फैक्ट को देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर होता है उसमें जो हमारे SSC होते हैं वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करने की कहते हैं टैक्स के पर्पज से, जो कि वो डिक्री के अंडर में, यानी कि मेंटेनेंस की जो डिक्री है उसमें उनकी वाइफ को मेंटेनेंस देना है, जिनका नाम बाई देवी बेन है। तो वो कहते हैं कि जितना अमाउंट पे मेंटेनेंस के तौर पे दे रहा हूँ वो अमाउंट डिडक्ट किया जाए, और जो फिर रिमेनिंग अमाउंट है उस पर वो टैक्स भरेंगे, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो है उनकी वो इनकम है। तो इस केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, और इशू यही आता है सामने कि जो मेंटेनेंस है
तो क्या ये मेंटेनेंस को जो अमाउंट है इसको डिडक्ट करके इसे डिवर्जन माना जाएगा या एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा? तो इस केस में कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कोर्ट दो केसेस के व्यू को देखते हैं। सबसे पहले बिजॉय सिंह दुधरिया का केस है। इस केस में ये होता है कि इनकम जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे जो एसएससी होता है वो इनकम कब रिसीव करता है? जब उसका कुछ पार्ट उसके स्टेप मदर को चला जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है सिर्फ वही उसको मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो डिवर्जन ऑफ इनकम होता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट केस था, नेक्स्ट केस में क्या होता है कि डिवर्जन ऑफ इनकम नहीं होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है एसएससी की वो तब राइज होती है जब उसके पास पूरी इनकम वो रिसीव कर लेता है। तो इन केसेस को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट ये कहते हैं कि जब पहले इनकम डाइवर्ट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे एसएससी के पास पहुँचती है तो ये टैक्स से डिडक्टेबल है। बट अगर कोई इनकम जो है वो यहाँ पे पहले उस पर अप्लाई हो गई है, पहले इनकम मिल गई है, उसके बाद डिस्चार्ज हो रही है, तो यहाँ पे उसकी ऑब्लिगेशन बनेगी, उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि जो एसएससी होते हैं उनको पहले इनकम रिसीव होती है और उसके बाद यहाँ पे उन्हें मेंटेनेंस देना होता है। तो ये केस क्लियरली जो है एप्लीकेशन पे बेस्ड है, इसमें उन्हें कोई भी यहाँ पे टैक्स में छूट नहीं दी जाती। और कोर्ट ये कहते हैं कि ये केस जो है यहाँ पे डिवर्जन ऑफ इनकम का नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।